गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ऐसे 540 क्या है? ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस whether audit evidence including fair value audit evidence are reasonable and related disclosure in the financial statement are adequate। ऑब्जेक्टिव है इसका टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑब्टेन करेंगे हम लोग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की ऑडिट एविडेंस जो कि इंक्लूड कर रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ऑडिट एविडेंस रीजनेबल है कि नहीं, या फिर रिलेटेड डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कि नहीं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड का। ये दो चीज़ ये के रिगार्डिंग ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। फिर हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट का? अकाउंटिंग एस्टिमेट का मीनिंग है एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। एक हम लोग मॉनेटरी अमाउंट का कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जब हमारे पास कोई मेजरमेंट एक्चुअली नहीं रहता है प्रेजेंट, एक्चुअली हम लोग किस बेसिस पे मेज़र करें, तब हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं एक मॉनेटरी अमाउंट का, उसी को अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर एन अमाउंट मेजर एट फेयर वैल्यू वेयर देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है, जहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे एस्टिमेशन भी नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे फेयर वैल्यू को यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए उस अमाउंट को। तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है। फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होता है? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है आपका सक्सेसिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर टू एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन इन इट्स मेजरमेंट। सक्सेसिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर टू एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन इन इट्स मेजरमेंट। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट को अफेक्ट करता है या फिर रिलेटेड डिस्क्लोजर को ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क, जो ऑलरेडी उस मेजरमेंट करने की इनहेरेंट रिस्क रहता है उसको, जिसको मतलब हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क, वो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो जाता है। और उस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग फेयर वैल्यू का यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए अमाउंट को। फिर देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। एग्जांपल क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट की? जैसे हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट कहाँ कहाँ लगाते हैं? पहला है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट का प्रोविज़न बनाने के लिए। दूसरा है इन्वेंट्री लॉस, कोई इन्वेंट्री लॉस हो गया उसका प्रोविज़न बनाने के लिए। फिर वारंटी ऑब्लिगेशन है, डेप्रिसिएशन भी हम लोग एस्टिमेट के पे ही बनाते हैं। प्रोविज़न अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया। ये सब एग्जांपल हो गए अकाउंटिंग एस्टिमेट के। अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल क्या है? जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, वहाँ पे हम लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट, यहाँ पे हम लोग फेयर वैल्यू का यूज़ करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में। फिर असेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंड AS 109, यहाँ पे भी हम लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। और असेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी असेट्स एक्वायर्ड होता है, जैसे आपका गुडविल हो गया, फिर कैपिटल रिजर्व अगर आता है, तो ये सब इस बेसिस पे मेज़र होता है। फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट के। फिर आगे हम देखेंगे एस्टिमेट्स विथ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। वो एस्टिमेट जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है कि कहाँ कौन सा एरिया है जहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है। तो जैसे कि पहला अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग इन एंटिटीज दैट इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईज़िली वहाँ ईज़िली चलता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी मैटर उतना नहीं है कॉम्प्लेक्स जिसको समझने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी जगह पे है लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट आर फ्रिक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, जो रूटीन ट्रांजेक्शन चलता है फ्रिक्वेंटली और अपडेटेड रहता है, तो वहाँ पे सब कुछ स्मूथली चलता है, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एस्टिमेशन ध्यान नहीं देना है, वहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी भी चलेगा। फिर देखेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम डेटा दैट इज़ रेडली अवेलेबल, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, रेडली अवेलेबल हो जाता है डेटा कोई,
तो वहाँ पे ज़्यादा मगजमारी नहीं रहती है, तो वहाँ पे हम लोग लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एस्टिमेट करेंगे। फिर है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, वेयर द मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रिस्क्राइब बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ इज सिंपल एंड अप्लाइड इजीली टू असेट्स और लायबिलिटी रिक्वायरिंग मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू। जहाँ पे मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है, जो भी एज़ पर एफआरएफ प्रिस्क्राइब किया गया है उसको सिंपली अप्लाइड या इजीली अप्लाइड कर देंगे, अप्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एस्टिमेट्स काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। एज़ पर एप्लीकेबल जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ मेथड ऑफ मेजरमेंट है उसको अप्लाई हो रहा है सिंपली, इस एरिया में लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लगेगा। फिर लास्ट है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, वेयर द मॉडल यूज टू मेजर द अकाउंटिंग एस्टिमेट एज वेल एज नोन और जनरली एक्सेप्टेड। जो वेल नोन या जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है जो यूज हो रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, मतलब नोन है, वो पता पहले से है, या जनरली बिजनेस के द्वारा एक्सेप्टेड है, तो वहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ही एस्टिमेट होगा। फिर कुछ एस्टिमेट है जो कि विथ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जहाँ पे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो वो एस्टिमेट्स क्या क्या है, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट रिलेटेड टू आउटकम ऑफ लिटिगेशन मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, बहुत कोर्ट कचहरी के मैटर होते हैं, तो यहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है। यहाँ पे एस्टिमेट अगर हम लोग कुछ करते भी हैं तो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है ज़्यादा। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर डिराइव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है एज पर इंडियाज़ 109 जो नॉट पब्लिकली ट्रेडेड होता है, वहाँ पे भी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है। फिर थर्ड है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर विच इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल इज़ यूज्ड or for which there are assumption or input that cannot be observed in the marketplace. Fair value accounting estimate for which a highly specialized entity developed model is used or for which there are assumption or input that cannot be observed in the marketplace. वो हाईली स्पेशलाइज एंटिटी जो डेवलप करता है मॉडल को और यूज़ करता है अजम्पशन इनपुट को, जो कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है मार्केट प्लेस में। इस अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता इन मार्केट प्लेस में, तो कि उसको एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हमारा आगे आता है ऑडिटर्स ड्यूटीज़। ऑडिटर्स का क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, या फिर ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, हाउ ऑडिटर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे ऑडिटर मिनिमाइज करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। तो पहला काम क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो भी एफआरएफ एप्लीकेबल है इस एंटिटी पे उसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। फिर दूसरा, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इवेंट एंड कंडीशन दैट गिव राइज टू नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट थ्रू इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके वो आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, कंडीशन को, जो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट करने के लिए बोलता है। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, एस्टिमेशन का जो भी प्रोसेस है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट किया है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कैसे कैसे मैनेजमेंट एस्टिमेशन लगाएगा, वो सारे प्रोसेस जो भी है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर एप्लीकेबल एफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग लेगा, या फिर आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजेक्शन इवेंट कंडीशन जिस पे एस्टिमेशन लग रहा है या जिस पे ज़रूरत है एस्टिमेशन लगने का, उस सब तीनों चीज़ों का ये अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑडिटर। उससे वो क्या कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क है तो उसको मिनिमाइज़ कर सकता है ये सब अंडरस्टैंडिंग लेके। फिर है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, जैसे लास्ट पॉइंट था ना, उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। तो वही एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस हो गया आपका मॉडल मेथड यूज्ड इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो भी हम बताएं प्रोसेस होगा मैनेजमेंट के द्वारा एस्टिमेशन लेने का, तो वो प्रोसेस क्या क्या है। प्रोसेस है मेथड या फिर मॉडल जो यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर रिलेवेंट कंट्रोल क्या लगा रहा है, कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेगा।
फिर कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है एस्टिमेशन लगाने के लिए, उसका क्या क्या उसका उसका उसको उस चीज़ को देखेगा उस प्रोसेस में। या फिर चेंजेस मेथड हुआ है फ्रॉम प्रायर पीरियड अलोन विथ रीज़न, कोई पिछले साल से अलग मेथड यूज़ हो रहा है तो उसका रीज़न के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। या फिर असेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, या फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में कुछ अफेक्ट आया है तो उसका असेसमेंट करेगा। फिर रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ प्रायर पीरियड, रिव्यू करेगा जो भी आउटकम्स आया है अकाउंटिंग एस्टिमेट के प्रायर पीरियड में जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट के आउटकम्स आया है उसका भी रिव्यू करेगा, क्या उसका रिजल्ट रहा है क्या नहीं रहा है प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने से। अकॉर्डिंगली वो आगे उस चीज़ को प्रोसीड करेगा इस साल भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने में। फिर आगे हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। रिव्यू ऑफ आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कैसे करें। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू टेक्स वेदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द review would be relevant to identify and assess ROMAM of accounting estimate made in current period financial statement। नेचर और एक्सटेंट को रिव्यू करेगा, टेक्स वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिव्यू वुड बी रेलिवेंट, अगर ये वो इंश्योर करेगा कि रेलिवेंट है कि नहीं। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रोमम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन करेंट पीरियड, जो भी करेंट पीरियड में फाइनेंशियल एस्टिमेट लगाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको आइडेंटिफाई असेस करेगा कि रेलिवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया गया है कि नहीं। नेचर एंड एक्सटेंट, मेनली ये नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू देखेगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा में क्या है, रिव्यू इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन द जजमेंट मेड इन द प्रायर पीरियड दैट वर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। रिव्यू करेगा कि जो भी जजमेंट लगाया गया है प्रायर पीरियड में उस टाइम जो भी बेस था उस पर कोई क्वेश्चन या कॉल नहीं किया गया हो, इस चीज़ का रिव्यू करेगा। थर्ड, आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विल ऑफन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय परफॉर्मिंग रैप टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर डिफरेंस। ऑडिटर में ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द effectiveness of management prior period estimation process, audit evidence that is pertinent to re-estimation in the current period of prior period accounting estimate, audit evidence of matters such as estimation uncertainty that may require to disclose in the financial statement। वो परफॉर्म करेगा थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करेगा रीज़न फॉर डिफरेंस, अगर कुछ रीज़न डिफरेंस हुआ है पिछले साल और इस साल में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लगाने में। जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट विल ऑफन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो अगर डिफरेंस हुआ है कुछ प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेशन लगाने का और इस साल में, दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो परफॉर्म करेगा थ्रू रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उससे आइडेंटिफाई करेगा और अंडरस्टैंडिंग लेगा रीज़न फॉर डिफरेंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑडिटर में ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन वो लेगा रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन, पिछले साल जो एस्टिमेशन लगाया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेगा वो। फिर ऑडिट एविडेंस दैट इज़ पर्टिनेंट टू द री एस्टिमेशन इन द करेंट पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड, इस साल वो पिछले साल का री एस्टिमेट किया कि नहीं किया उस चीज़ का ऑडिट एविडेंस वो निकालेगा। फिर ऑडिट एविडेंस ऑफ मैटर सच एज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं उस चीज़ का एविडेंस, उस मैटर का एविडेंस लेगा कि अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी था तो उस चीज़ को डिस्क्लोज किया गया है प्रॉपर्ली कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस चीज़ का सब चीज़ का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके वो रैप परफॉर्म करेगा, फिर उसे आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करेगा रीज़न कि क्यों डिफरेंस है दोनों साल के एस्टिमेशन के बीच में। इस तरह से रिव्यू करेगा वो आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। पहले तो नेचर एंड एक्सटेंट को देखेगा, फिर देखिएगा कि प्रायर पीरियड में जो लगाया गया उस पर कोई क्वेश्चन या फिर कॉल तो नहीं हुआ है, या फिर और उसके बाद फिर देखिएगा डिफरेंस अगर कुछ है पिछले साल इस साल में तो उसको वो आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करेगा वो इन्फॉर्मेशन लेके और एविडेंस ऑब्टेन करके। फिर आगे हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क क्या है, बेस्ड ऑन असेस रोमम ऑडिटर सिल डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज़ अप्रोप्रिएटली अप्लाइड एप्लीकेबल FRF, मैनेजमेंट अप्रोप्रिएटली अप्लाइड कर रहा है कि नहीं एप्लीकेबल FRF, जो भी उस पर अप्लाई हो रहा है एप्लीकेबल FRF वो अप्लाई
कर रहा है कि नहीं, कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। वेदर द मेथड आर अप्रोप्रिएट एंड हैव बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है कि नहीं। एक तो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, जो भी उस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है। दूसरा, अगर कर रहा है तो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं पिछले साल अलग कर रहा है, इस साल अलग कर रहा है, इस साल कर रहा है, पिछले साल नहीं कर रहा है। तो वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करेगा। फिर जनरल रिस्पॉन्स टू असेस रोमम। फिर जनरल रिस्पॉन्स क्या है, जो भी रोमम असेस किया गया है ऊपर, उसके बेस पे रिस्पॉन्स क्या है। जनरल रिस्पॉन्स है डिटरमाइन वेदर इवेंट्स अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस। जो भी डिटरमाइन किया गया है अभी तक अप टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट देने तक, जो भी इवेंट्स अकरिंग हुआ है उसका ऑडिट एविडेंस लेगा उसके रिगार्डिंग। फिर टेस्ट करेगा हाउ मैनेजमेंट मेड द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डेटा ऑन विच इज़ बेस्ड, और देखेगा कि मैनेजमेंट किस बेस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया और कौन सा डेटा को यूज़ किया है। फिर देखिएगा टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। फिर ऑपरेटिंग जो भी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल का जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है उस चीज़ को टेस्ट करेगा। फिर डेवलप करेगा अ पॉइंट एस्टिमेट और रेंज टू इवेल्यूएट मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। फिर डेवलप करेगा पॉइंट एस्टिमेट को, रेंज ऑफ इवेल्यूएट मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, मैनेजमेंट के पॉइंट को एस्टिमेट करेगा। तो इवेंट अभी तक जो हुआ है रिपोर्टिंग, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट एविडेंस उसका लेगा। फिर टेस्ट करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट कौन सा डेटा यूज़ किया गया है उसका टेस्ट करेगा। फिर टेस्ट करेगा हाउ इफेक्टिव ऑफ द कंट्रोल। फिर डेवलप करेगा एस्टिमेशन पॉइंट, इवेल्यूएट करेगा मैनेजमेंट पॉइंट का एस्टिमेट। फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग, इवेल्यूएट करेगा हाउ मैनेजमेंट हैज़ कंसीडर अल्टरनेटिव अजम्पशन और आउटकम। कैसे मैनेजमेंट अगर एस्टिमेशन कहीं नहीं लग रहा है तो उसका अल्टरनेटिव अजम्पशन और आउटकम्स क्या ले रहा है। फिर देखिएगा हाउ मैनेजमेंट हैज़ एड्रेस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन टेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर कोई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है तो उसको कैसे एड्रेस कर रहा है। वेदर द सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल। अगर कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशन मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है तो वो रीजनेबल है कि नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंडेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एबिलिटी टू डू सो। मैनेजमेंट का इंटेंट देखिएगा कि वो स्पेसिफिक कोर्स एक्शन ले रहा है कि नहीं और उसका एबिलिटी कितना है उस चीज़ को करने का। इफ़ इन ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट हैज़ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, द ऑडिटर सेल डेवलप अ रेंज with which to evaluate the reasonableness of accounting estimate। अगर ऑडिटर्स का जजमेंट या फिर मैनेजमेंट नहीं एडिक्वेटली एड्रेस किया है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन, द ऑडिटर डेवलप करेगा रेंज विच टू इवेल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ, वो डेवलप करेगा रेंज जो कि इवेल्यूएट करेगा रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये पूरा था हमारा ऐसे 540। फिर हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे। एक दो क्वेश्चन में इसलिए हम देखेंगे क्योंकि वो पार्ट हमारा कवर नहीं था इस नोट्स में, इसलिए हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। जैसे कि पहला है द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को अफेक्ट करता है। तो वो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है। एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन जजमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो जजमेंट पे ही डिपेंड करता है। ये तो पता ही है कि अपना जजमेंट लगा के अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया जाता है क्योंकि वो अनसर्टेन होता है, सर्टेन नहीं होता है, कोई उसका मेज़रमेंट सर्टेन नहीं होता है किस बेसिस पे उसको मेज़र किया जाएगा, तो इसलिए उसका जजमेंट लगाया जाता है। तो ये एक फैक्टर हो गया डिग्री ऑफ एस्टिमेशन का। दूसरा है सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट टू चेंज इन अजम्पशन। चेंज इन एजम्पशन कब हम लोग क्या ले रहे हैं, ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया डिग्री ऑफ एस्टिमेशन का कि हम अजम्पशन कब क्या ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। फिर हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद है थर्ड है एक्सिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक दैट मिटिगेट द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक दैट में मिटिगेट द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। वो टेक्निक जो कि क्या कहते हैं मिटिगेट कर रहा है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, वो एग्जिस्ट या है कि नहीं।
उस चीज़ को रिकग्नाइज या मेज़र करने के टेक्निक, मेज़र जो टेक्निक करेंगे वो भी एक फैक्टर हो गया। फिर है फोर्थ, द लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड एंड द रेलेवेंट ऑफ डेटा ड्रॉन फ्रॉम पास्ट इवेंट टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट। जो भी रेलेवेंट डेटा को ड्रॉन किया जा रहा है पास्ट इवेंट से फ्यूचर इवेंट को फोरकास्ट करने के लिए, ये भी तो एक तरह से डिग्री ऑफ एस्टिमेशन का फैक्टर ही है, एक तरह से अजम्पशन ही एक है जो कि हम लोग फोरकास्ट करते हैं पिछले साल डेटा को अगले साल में एस्टिमेशन लगाने के लिए। फिर फिफ्थ है द अवेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं जिस बेसिस पे हम लोग एस्टिमेशन को लगा सकते हैं। फिर सिक्स्थ है द एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट। कुछ ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट होता है जिसके बेस पे भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लगता है, तो ये भी एक फैक्टर्स हो गया डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का। तो पहला था हमारा जजमेंट, दूसरा था अजम्पशन, चेंज इन अजम्पशन, तीसरा हमारा है मेजरमेंट टेक्निक, फिर है डेटा ड्रॉन फ्रॉम पास्ट इवेंट और फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट, फिर रिलायबल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, फिर है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है रिटन रिप्रेजेंटेशन पे, जो कि नवंबर 19 में आया हुआ है और ये हमारा नोट्स में नहीं कवर था इसलिए मैं यहाँ से कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पे है मिस्टर आई while conducting the audit of ABC Limited observed that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation in the financial statement. Mr. I want to obtain a written representation from the management to determine whether the assumption and estimates used are reasonable. पहले तो हम लोग ये वर्ड देखेंगे obsolescence of inventory and warranty obligation, ये हमारा आ जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। इससे हमारा पता चल जाएगा कि ये हमारा ऐसे 540 का क्वेश्चन है। और फिर हमारा रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट बोल रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर अजम्पशन और एस्टिमेट जो लिया गया है वो रीज़नेबल है कि नहीं। तो हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको लिखेंगे, तो गाइड मिस्टर आई विथ रेफरेंस टू रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एज पर ऐसे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये ऐसे का नाम लिख दिए। फिर रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस वेदर दे बिलीव सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज्ड इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट आर रीजनेबल। ऑब्टेन करेगा फ्रॉम मैनेजमेंट से या फिर दो चार्ज विद गवर्नेंस से अगर है तो, और बिलीव करेगा कि सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज्ड किया गया है कि नहीं अकाउंटिंग एस्टिमेट को लगाने में, और जो यूज़ किया गया वो रीज़नेबल है कि नहीं। फिर एज पर ऐसे 550 हमारा रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात कही है, तो उसको हम लोग नोट करेंगे और लिखेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस द यूज़ ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड मेटेरियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये डिपेंड रिटन रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है नेचर मेटेरियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। क्या नेचर है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का, क्या मेटेरियलिटी और क्या एक्सटेंट है, उस अकॉर्डिंगली हम रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज़ को इंक्लूड करेंगे वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला देखेंगे अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलेटेड अजम्पशन एंड मॉडल्स। प्रोसेस देखेंगे मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है, जैसे कि रिलेटेड अजम्पशन क्या लिए हैं, मॉडल्स कौन सा यूज़ किए हैं। यूज बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेबल, मैनेजमेंट जो यूज़ किया एज पर एप्लीकेबल FRF एंड कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस, और जो भी वो मॉडल या फिर प्रोसेस यूज़ या अजम्पशन लिया है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को मेंशन करेंगे हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन में। फिर दूसरा है दैट द अजम्पशन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट मैनेजमेंट्स इंटेंट दैट एबिलिटी टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी वेयर रिलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट की इंटेंट और एबिलिटी को अजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो कि स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन एंटिटी का बताता है और रेलिवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को डिस्क्लोज करता है। ये सबसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। फिर थर्ड डिस्क्लोज
related to accounting estimate are complete and appropriate under the applicable FRF. डिस्क्लोज करेंगे रिलेटेड अकाउंटिंग एस्टिमेट और कंप्लीट और अप्रोप्रिएट है कि नहीं एज पर एप्लीकेबल FRF. इस चीज़ को भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे. फिर लास्ट देखेंगे दैट नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर एडजस्टमेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टमेंट नहीं अकाउंटिंग एस्टिमेट में आया जिसको डिस्क्लोज करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ये सब पॉइंट 3-4 पॉइंट है, इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे. तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है ऐसे 540. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.